हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरनमेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। और इकोसिस्टम क्या होता है कि किसी लोकल एरिया में आ, जो भी हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए, उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। और एग्जांपल है लेक, फील्ड, फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट का एग्जांपल ले तो इसमें प्लांट्स, एनिमल्स और जो भी एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर जैसे टेम्परेचर, क्लाइमेट्स, ये सब आपस में मिलकर क्या करते हैं, पूरे एनवायरनमेंट को वहाँ पे सस्टेन करते हैं। ओके। और जो इकोसिस्टम होता है ये किसी बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ओके, चलिए। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, और इसमें हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब जो मैन मेड इकोसिस्टम होता है इसमें आते हैं एक्वेरियम, गार्डन, डैम्स, क्रॉपलैंड, मतलब ये जो फसलों के लिए खेत होते हैं, ये सब क्या होते हैं हमारे पास, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं, जो हमारे खुद के ज़रिए बनाए गए होते हैं। लेकिन नेचुरल में क्या क्या आता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे मिलता है, और एक्वेटिक मतलब जो पानी के अंदर मिलता है। अब जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। और जो एक्वेटिक है ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और एक होता है मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन मतलब जैसे ओशियन, सी से जो रिलेटेड होता है। ओके। अब जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में फर्दर डिवाइड होता है रनिंग वाटर एंड स्टैंडिंग वाटर, मतलब एक तो ठहरा हुआ पानी जैसे झील या तालाब, और एक होता है बहता हुआ पानी, ठीक है, जैसे कोई रिवर होती है। ओके। तो ये हमारे पास थी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। उसके बाद हमने देखा कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, जो नेचर में खुद एग्जिस्ट करता है और उसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं होता। ओके। उसे क्या बोला जाता है, नेचुरल इकोसिस्टम बोला जाता है। और हैबिटेट के ऊपर अगर देखा जाए तो जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये तो हमने पीछे कर लिया था। उसके बाद था आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो मैन मेड होता है, मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाया गया होता है, उसे बोला जाता है आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड इकोसिस्टम। और इसमें इसकी सस्टेनेंस के लिए ह्यूमन एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक्वेरियम का एग्जांपल लिया जाए तो एक्वेरियम में आप लोगों ने देखा होगा मछलियाँ होती हैं। ओके। और आप ऐसे ही रैंडमली कोई भी मछली नहीं डाल सकते। मालूम पड़ा कि आपने कोई ऐसी मछली डाल दी जो छोटी मछली को खा जाए, तो ऐसे तो आपका एक्वेरियम खाली हो जाएगा। उसके बाद जैसे वेस्ट डिस्पोजल के लिए आप क्या करते हैं, बार बार पानी बदलते रहते हैं। दूसरी बात, एक ऑक्सीजन पंप भी होता है वहाँ पे, ताकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल डाउन ना हो। ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा है, ठीक है, कि ह्यूमन के एफर्ट की वजह से वहाँ पे इकोसिस्टम सस्टेन हो पा रहा है, लेकिन नेचुरल में ऐसा नहीं होता। अच्छा, इट डज़ नॉट पोसेस सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, कि सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाता, जो मैं कह रहा हूँ बार बार कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट होती है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। चलिए, उसके बाद इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि बायोटिक में आते हैं लिविंग जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर, और एबायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग जैसे लाइट, टेम्परेचर, विंड, वाटर, क्लाइमेट। ओके। ये सब किस में आ रहे हैं, एबायोटिक इको कंपोनेंट में आ रहे हैं। फिर पढ़ा था बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। तो बायोटिक में जैसे नाम से ही पता लग रहा है लिविंग, और लिविंग में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं किस तरह से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, किस तरह से फूड कंज्यूम करते हैं, उसके बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है थ्री ग्रुप के अंदर। एक होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर, फिर होता है डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर होते हैं जो फूड अपना खुद से फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। और कैसे करते हैं कि ये लोग सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को प्रिपेयर करते हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसके बाद था कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है, जो बने बनाए फूड को कंज्यूम करता है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे पास प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहा है या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग और अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक। तो इसी के बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया जाता है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट्स। ये सारे के सारे क्या हैं, अदर एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हर्बीवोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट्स के ऊपर। और कार्निवोर्स डिपेंड करता है टोटली फ्लैश के ऊपर, मांस के ऊपर, मांसाहारी बोला जाता है जिसको। और ओमनिवोर्स कौन होता है,
जो प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और पैरासाइट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। पैरासाइट में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर कह सकते हैं ये एनिमल्स होते हैं जो होस्ट के ऊपर, लिविंग बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक, चलिए डीकम्पोजर क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। डीकम्पोजर को आप सैप्रोफाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि सैप्रोफाइट भी यही काम करता है कि ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये करते क्या हैं कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करते हैं किसमें? सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। अब कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो ये खुद कंज्यूम कर लेते हैं, बाकी मिट्टी में ये ऐड हो जाता है और बाद में मिट्टी से वापस इसको कौन कंज्यूम कर लेता है? प्लांट कंज्यूम कर लेता है। चलिए, उसके बाद पढ़ा था फूड चेन। तो फूड चेन में क्या पढ़ा था कि हम कि जो हमारे पास इकोसिस्टम है उसमें जो भी बायोटिक लेवल होता है, तो अगर उसको मैं एक स्टेप वाइज मैनर में अरेंज करूं तो वो क्या कहलाएगा? फूड चेन कहलाएगा। और फूड चेन क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है। और इस फूड चेन के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है वो भी यूनिडायरेक्शनल होता है, स्टेप वाइज होता है। और किसी भी फूड चेन में लिमिटेड नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं, और मेनली ये 4 to 5 लेवल पे जो फूड चेन है वो ख़त्म हो जाती है, ओवर हो जाती है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थे फूड चेन के। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में किया था, आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद था ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है कि जो फूड चेन में हम लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हर स्टेप या हर लेवल किसी भी फूड चेन में क्या कहलाता है? ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें ट्रॉपिक लेवल पे कौन कौन, किस ट्रॉपिक लेवल पे कौन ऑर्गेनिज्म आता है यहाँ पे शो किया हुआ है। तो फर्स्ट लेवल पे आता है प्रोड्यूसर, सेकंड लेवल पे आता है प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड लेवल पे आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड फोर्थ लेवल पे आता है टर्शरी कंज्यूमर। ठीक, चलिए, उसके बाद आता है कि इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होता है। तो ऑब्वियस है कि अगर मान लीजिए प्लांट सोलर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो वो एनर्जी का फ्लो हो गया कि सन से एनर्जी आई, अब कहाँ पे फ्लो हो गई? वो प्लांट के पास। फिर प्लांट से हर्बीवोर्स पे जाता है, फिर कार्निवोर्स पे जाता है, फिर ओमनिवोर्स पे जाता है। ओके तो इस तरह से क्या होता है? एनर्जी का फ्लो बना रहता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमारे पास होता है उसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये सोलर एनर्जी का सिर्फ 1% कंज्यूम करते हैं, और उस एनर्जी को यूज़ करते हैं वो फूड में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, चलिए, अब यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी दिखा रखा है कि सनलाइट से एनर्जी किसके पास गई? प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर से किसके पास गई? हर्बीवोर्स के पास, फिर कार्निवोर्स के पास, फिर टॉप कार्निवोर्स के पास। ठीक, और ये कुछ इस तरह से चलता है कि सनलाइट से प्रोड्यूसर सिर्फ 1% कंज्यूम करता है, फिर प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स के पास 10% जाती है, फिर हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स के पास उसका 10% जाती है, और फिर कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स के पास उसका 10% जाती है। अभी मान लीजिए कि सनलाइट ने प्रोड्यूसर्स को 1000 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, 1000 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर दी। अब इस 10,000 का सिर्फ 10% ही हर्बीवोर्स के पास जाएगा, क्योंकि बाकी का 90% प्रोड्यूसर खुद कंज्यूम कर लेता है। अब जब इसका 10% आगे फ्लो होगा तो 1000 का 10% कितना होता है? 100। अब इस 100 जूल में से 90% तो हर्बीवोर्स ने खुद कंज्यूम कर लिया। अब 10% जब आगे पास होगा तो 100 का 10% कितना होता है? 10 जूल होता है, और फिर 10 जूल का 1% कितना होता है? 1 जूल होता है। ठीक, इस तरह से एनर्जी का फ्लो बनता है किसी भी इकोसिस्टम में। ओके, और ये हमारे पास एक और एग्जांपल है कि प्रोड्यूसर के पास एनर्जी कितनी थी? 10,000 किलो कैलोरी। फिर इसका 10% गया प्राइमरी कंज्यूमर के पास, वो कितना था? 1000 किलो कैलोरी। फिर 1000 का 10% आगे गया, फ्लो हुआ 100, फिर 100 का 10% 10 किलो कैलोरी टर्शरी कंज्यूमर के पास आ गया। ठीक, इसे बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी फ्लो है हर लेवल के साथ क्या होता है? डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। पहले 10,000 था, फिर 1000, फिर 10 किलो कैलोरी। तो क्योंकि जो हमारे पास टॉप लेवल पे जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास बहुत ही कम एनर्जी बची होती है कंज्यूम करने के लिए, इस वजह से हमारी कोई भी फूड चेन 4 to 5 लेवल तक ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। चलिए, उसके बाद ये बता रखा है कि एनर्जी फ्लो डायग्राम से हमें दो बातें साफ साफ क्लियर होती है। पहला कि जो एनर्जी फ्लो होता है वो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। और दूसरा कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं एनर्जी लेवल क्या होता है? डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। और इसके बारे में यहाँ बस यही बताया गया है कि यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि प्लांट से हर्बीवोर्स के पास तो एनर्जी चली जाती है, लेकिन हर्बीवोर्स से वापस प्लांट के पास एनर्जी नहीं आती।
ठीक है, इसी वजह से क्या बोला गया, इसको यूनिडायरेक्शनल बोला गया। और डिक्रीजिंग एनर्जी तो हमने पढ़ ही लिया कि जब फ्लो ऑफ एनर्जी होता है तो नेक्स्ट लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही अवेलेबल होती है, और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र बोला जाता है। उसके बाद पढ़ा था फूड वेब। तो फूड वेब क्या होता है, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन। ये हमारे पास इसका एग्जांपल था कि आपस में फूड चेन क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है, कि ये इस फूड चेन का पार्ट था, फिर ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, फिर ये इस फूड चेन का पार्ट था, फिर ये फर्दर किसी और के साथ कनेक्ट हो गया। तो जब कई फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती है उसे क्या बोला जाता है, फूड वेब बोला जाता है। और आज का हमारा अगला टॉपिक है बायो मैग्निफिकेशन। हालांकि हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर जो इस चैप्टर का था उसमें हमने पढ़ लिया है, लेकिन एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट्स इन ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो सबसे पहली बात तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जिसको डिकम्पोज़र डिकम्पोज नहीं कर पाते, या फिर कह सकते हो जिसको एंजाइम्स ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, उसे क्या बोला जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं और टॉक्सिक होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए टॉक्सिक होते हैं, यूज़फुल नहीं होते। ठीक, तो होता क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कॉकरोच वाला, आपको याद होगा कि किसी खेत में मान लीजिए इंसेक्ट्स हैं, ठीक, कोई फील्ड हमारे पास है, क्रॉप फील्ड, इसमें क्या है, इंसेक्ट्स हैं बहुत सारे। तो इन सब ने क्या करा, कोई मतलब पेस्टिसाइड, जैसे पेस्टिसाइड भी क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो पेस्टिसाइड को इंसेक्ट ने खा लिया, इंसेक्ट मर गए, उनको चूहों ने खा लिया, ठीक है, रैट ने खा लिया। अब रैट के पास भी क्या हो रहा है, ये ऐड होता चला गया, क्योंकि इंसेक्ट ने पेस्टिसाइड कम खाया, लेकिन रैट एक इंसेक्ट को थोड़ी खाएगा, कई सारे इंसेक्ट्स को खाएगा। उसी तरह से रैट को किसने खाया, मान लो बिल्ली ने खा लिया, कैट ने खा लिया। तो इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, इस टॉक्सिक सब्सटेंसेस का, या फिर कह सकते हो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन होता चला जाता है, ये इकट्ठे होते चले जाते हैं। वो जो हमारे पास टॉप लेवल होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो क्योंकि हर लेवल पे क्या हो रहा है, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ये एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो मैग्नीफाई होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस वजह से इसको क्या बोला गया, बायो मैग्निफिकेशन बोला गया। ओके, चलिए, उसके बाद आता है कोज ऑफ बायो मैग्निफिकेशन, कि ये जो जैसे हम बोल रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ये हमारे ट्रॉफिक लेवल में या हमारी फूड चेन में एंटर कैसे करता है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है, एक रीज़न इसमें बताया गया है, जैसे पेस्टिसाइड, ठीक है, द यूज़ ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज़ एंड पेस्ट। ठीक, कि बीमारियों से या फिर ये इंसेक्ट से बचाने के लिए जो पेस्टिसाइड या केमिकल हम यूज़ करते हैं खेतों में, उसकी वजह से होता है। तो हुआ क्या कि किसी किसान ने, किसी फार्मर ने खेत में पेस्टिसाइड डाल दिया। अब होगा क्या कि पानी भी दिया जाएगा, प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पानी की वजह से क्या होता है, ये जो केमिकल्स होते हैं या तो ये मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं या फिर वो वाटर बॉडीज़ में बह जाते हैं, जैसे नाले वगैरह बने होते हैं ना खेतों के बराबर में, ठीक है, तो वो उसके अंदर बह जाते हैं। तो अगर मिट्टी के अंदर मिल गए तो वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर वाटर बॉडीज़ में चले गए तो वाटर को पॉल्यूट कर देगा, ठीक है, वाटर कंटेमिनेटेड हो जाएगा, कि मतलब उसके अंदर काफ़ी केमिकल्स मिल जाते हैं। ओके, from the soil these are absorbed by the plants along with water and minerals, and from the water bodies these are taken up by aquatic plants and animals। क्योंकि वाटर बॉडीज़ जो भी नदी नाले होंगे उनको भी तो कोई ना कोई एब्जॉर्ब करेगा पानी को, ठीक है, तो वैसे भी फाइनली कहाँ पे जाके मिलते हैं, सारे के सारे ओशन में जाके मिलते हैं। तो उस ओशियन के अंदर जो प्लांट और एनिमल्स होंगे वो उस पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, और उस पानी के अंदर जो भी टॉक्सिक मतलब जो केमिकल है उसको भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, प्लांट के अंदर वो केमिकल एंटर कर गया। अब प्लांट को कौन खाएगा, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स कौन खाएगा, कार्निवोर्स। इस तरह से क्या होता है, टॉक्सिक जो सब्सटेंस है वो ऐड होता चला जाता है, एक्यूमुलेट होता चला जाता है। एज दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, मतलब डिकम्पोजर इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते, इस वजह से ये हर ट्रॉफिक लेवल पे एक्यूमुलेट होता चला जाता है। एंड एज ह्यूमन बींग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ दीज केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन आर बॉडीज़। क्योंकि हर फूड चेन पे सबसे टॉप लेवल पे कौन होता है, ह्यूमन होता है। इस वजह से ह्यूमंस के अंदर ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं इसका एक्यूमुलेशन सबसे ज़्यादा होता है। ओके,
उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास आता है हाउ डू आर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट, कि हमारी एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करती हैं। तो पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है इसमें। वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, changes in the environment affect us and our activities change the environment around us. Various human activities pollute the environment in various ways and pose serious environmental threats. For example, depletion of ozone layer, waste accumulation, etc. कि हम अपने एनवायरनमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट हैं, ओके, कि हमारी कोई भी एक्टिविटी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, और एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई भी चेंज आ गया तो वो हमें अफेक्ट करता है। तो हो क्या रहा है आज के टाइम पे कि हमारी जो भी ह्यूमन एक्टिविटी है वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है, उसको दूषित करती है, और इस वजह से हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, वातावरण के लिए एक खतरा बनती जा रही है। और कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, जैसे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट एक्यूमुलेशन, कि कूड़ा इकट्ठा होना या फिर ओजोन लेयर का डिप्लीट होना। ठीक है, तो वन बाय वन एक बार इनको स्टडी करते हैं। तो ओजोन डिप्लीशन होता क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ओजोन क्या होता है। तो ओजोन हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम का एक मॉलिक्यूल होता है। ओजोन इज़ ए मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब जहाँ पे O2 जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसी तरह ओजोन बहुत ही डेडली पॉइजन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। Okay, while O2, which we normally refer to as oxygen, is essential for all aerobic form of life, but ozone is a deadly poison. ठीक है, लेकिन फिर भी ओजोन क्या होता है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कैसे होता है उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और ये मिलता कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है कई सारे लेयर्स का मिलके बना होता है, उन्हीं लेयर्स में एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, और वो मिलती है हमें 20 to 30 किलोमीटर अबव अर्थ। ठीक है, और इसी स्ट्रेटोस्फीयर में कौन प्रेजेंट होता है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। चलिए, अब एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन, इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन। तो ओजोन का मेन फंक्शन क्या है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जब ये प्रेजेंट होती है तो ये हमको यूवी रेज, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, जो सन से हमारे पास रेज आती हैं, लाइट आती है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, अल्फ़ा रे, गामा रे, यूवी रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, और इतना मतलब ख़तरनाक होती, डेंजरस होती है कि ये अगर डायरेक्टली हमारी स्किन के ऊपर आ जाए, हमारी बॉडी के ऊपर आए, तो ये स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती हैं, हमारी बॉडी को स्किन कैंसर भी हो सकता है। दिस रेडिएशन इज़ हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल इट इज़ नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। ओके, चलिए, ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन. The higher energy UV radiation split apart some molecular oxygen into free oxygen atoms. These atoms then combine with the molecular oxygen to form ozone. इसको मैं थोड़ा इन रिएक्शन से देखता हूँ कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस फॉल करती हैं, तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये डिवाइड हो जाता है 2 ऑक्सीजन एटम के अंदर, फ्रेश एटम के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब ये जो एक ऑक्सीजन एटम है O2 के साथ कंबाइन होके क्या बना देता है, O3 बना देता है। ठीक है, तो यूवी रेज कुछ इस तरह से हेल्पफुल होती हैं, तो ओजोन भी इसी तरह से बनता है। तो यही इसने बोला हुआ है कि जो ओजोन होती है ये यूवी रेडिएशन का ही प्रोडक्ट होती है। और कैसे होती है कि यूवी रेडिएशन क्या कर रहा है कि जो O2 मॉलिक्यूल होता है उसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में स्प्लिट कर देता है, और फिर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है ये अदर O2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके O3 ओजोन लेयर बना देता है। ठीक, चलिए, उसके बाद बात आती है कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन, तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, तो उसी के बारे में कुछ थ्योरी हमारी बुक में दी हुई है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980, कि जो 1980 का दशक, मतलब ये 1980 का जो टाइम था, उस टाइम पे हमारी ओजोन लेयर जो है बहुत ही ज़्यादा डिप्लीट करने लग गई थी, कम होने लग गई थी। तो क्या किया गया कि जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम था उन्होंने इसके लिए स्टेप उठाए। और किस तरह से स्टेप उठाए कि ये माना गया उस टाइम पे कि जो ओजोन लेयर के डिप्लीट होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी फुल फॉर्म होती है CFC की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
और ये आती कहाँ से है कि जो रेफ्रिजरेटर बनते हैं या फिर फायर एक्सटिंग्विशर बनते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं। वो तो जब ये एनवायरनमेंट में जाती हैं, CFC एनवायरनमेंट में मिक्स होती हैं तो ये ओजोन को नुकसान पहुँचाती है। ओके, तो इस CFC को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने क्या किया 1987 में कि सारी नेशंस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि वो CFC का प्रोडक्शन नहीं करेंगी। और यही रीज़न था कि बाद में ये मैंडेटरी कर दिया गया, ये ज़रूरी कर दिया गया कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होंगी वो जो भी रेफ्रिजरेटर बनाएंगी वो CFC फ्री होगा, मतलब उसमें आप CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है कि गार्बेज को कैसे मेंटेन किया। जैसे हमने पढ़ा था कि वेस्ट का भी एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, तो जो वेस्ट होता है इसको कैसे मैनेज किया जाए। द हाउस होल्ड वेस्ट इज़ कॉल्ड गार्बेज। तो गार्बेज क्या होता है कि जो भी हमारे घरेलू जो वेस्ट होते हैं उसे क्या बोला जाता है, गार्बेज बोला जाता है। और हमारी लाइफस्टाइल में आजकल जो भी चेंज आया है, जो भी इम्प्रूवमेंट आया है, इसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल है इसका जनरेशन भी जो क्या है वो बढ़ गया है, इसका प्रोडक्शन बढ़ गया है। ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, चलिए मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, कि इसको मैनेज कैसे किया जाए, इसको डिस्पोज कैसे किया जाए। लेकिन डिस्पोजल होता क्या है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मीन्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट, कि इस वेस्ट से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसको कैसे रिमूव किया जाए, इसे क्या बोला जाता है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इस डिस्पोजल का जो प्रैक्टिस है, मतलब इस डिस्पोजल का जो मेथड है वो क्या होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक क्यों, कि देखो डिस्पोजल का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांव में या शहरों में कई जगह पे कूड़े को इकट्ठा करके उसको जला दिया जाता है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या हुआ, इससे एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कोई साइंटिफिक वे नहीं हुआ। तो हमें कोई ऐसा मेथड ढूंढना चाहिए कि जिससे वेस्ट भी क्या हो जाए, डिस्पोज हो जाए और एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान भी ना पहुँचे। ठीक, चलिए तो इसके लिए क्या करा जाता है, सबसे पहले वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और रिसाइक्लेबल मटेरियल में डिवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या फिर रिसाइक्लेबल वेस्ट है, उसको किस मेथड से उसको वापस से मतलब उसको डिस्पोज किया जाए। ठीक, तो कुछ मेथड हमारे पास होते हैं। तो उसमें पहला मेथड हमारे पास है रिसाइकलिंग, कि अगर किसी सब्सटेंस को हम रिसाइकल कर सकते हैं तो उसको रिसाइकल किया जाता है। ठीक है, कैसे, जैसे कुछ सब्सटेंस हमारे पास होते हैं, टिन, कैन, मेटेलिक आर्टिकल्स, पेपर, ग्लास, पॉलीथीन, इन सब को हम रीयूज़ रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जाती हैं तो इनको वापस से क्या किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, फिर से मार्केट में ला दिया जाता है। और आपने देखा होगा कई बार कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं ये इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पॉलीथीन, कैन, टिन। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ये वापस से इसको क्या करेंगे, इंडस्ट्री में जाकर इस कूड़े को बेचेंगे और इंडस्ट्रीज़ क्या करती है उस कूड़े को या मतलब इन सारे रिसाइकलेबल वेस्ट को खरीद कर वापस से रिसाइकल करके मार्केट में अच्छे दामों पे बेच देती है। एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचता और इंडस्ट्री को फ़ायदा भी इस चीज़ का हो जाता है। चलिए अगला मेथड क्या है, कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग में क्या होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं जैसे कि बचा हुआ खाना, फ्रूट और वेजिटेबल पील्स, तो इनको क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वो कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, खाद के अंदर एक तरह से, और इसको हम एज ए मैन्योर मतलब खाद की तरह यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, मेथड को कंपोस्टिंग बोला जाता है। अगला मेथड है इंसिनरेशन। इसमें क्या होता है कि मतलब इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वेस्ट होते हैं इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे इनको जला दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो वेस्ट होता है एक कंसीडरेबल अमाउंट तक रिड्यूस हो जाता है। कि होता क्या कि आप किसी चीज़ को जला रहे हैं तो राख में बदलेगा, तो राख भी एक तरह का क्या है, वेस्ट है। लेकिन एक तो आप ओपन में मतलब वेस्ट घेर रहे हैं, एक राख को घेर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। ठीक है, तो यही लिखा गया है कि जो वेस्ट है वो बहुत ही हाई अमाउंट तक क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और इस मेथड का यूज़ बेसिकली किसके लिए किया जाता है, हॉस्पिटल वेस्ट के लिए। रीज़न क्या होता है कि जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसमें काफ़ी केमिकल होते हैं और अगर उन केमिकल को हमने ओपन एयर में अगर बर्न कर दिया तो वो हार्मफुल केमिकल एयर को पॉल्यूट कर सकते हैं। इस वजह से इस मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला हमारे पास है लैंडफिल। अब लैंडफिल का मतलब क्या होता है कि जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको लो लाइंग एरिया के अंदर डंप करके उनको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। ठीक है, ए बिग लैंडफिल साइट कैन बी यूज टू डिस्पोज वेस्ट मटेरियल फॉर ए कंसीडरेबल टाइम। ठीक है, उसके बाद आता है सीवेज ट्रीटमेंट।
तो जो सीवेज हमारे पास होते हैं, जैसे सीवर का जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसमें जो मतलब सीवेज होता है उसको कैसे किया जाता है इसको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, सीवेज को फिल्टर किया जाता है, ठीक है, और जो इंडस्ट्री होती है या फिर जो भी प्लांट होते हैं उसे क्या बोला जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोला जाता है, एसटीपी बोला जाता है। तो उसके अंदर होता क्या है कि सीवेज को पहले फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने का मतलब कि वाटर पार्ट अलग हो गया और जो भी वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, उसको सेपरेट कर लिया जाता है। अब जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको सेटल होने के लिए छोड़ दिया जाता है और डीकम्पोज किया जाता है लार्ज टैंक के अंदर। अब डीकम्पोज होने से क्या होता है कि वो मैन्योर्स में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, उसको फर्दर यूज़ कर लिया जाता है। और जो पानी बचा उस पानी को क्लीन करके उसको वाटर बॉडी में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो सीवेज होता है उसको यूज़ किया जाता है। और लास्ट हमारे पास है बायोगैस प्रोडक्शन। आप लोगों ने बायोगैस प्लांट सुना होगा कि ज़मीन के अंदर डोम लाइक शेप इस तरह से होता है, उसके बाद इसके अंदर जो भी काऊ डंग या एनिमल डंग होता है, एनिमल वेस्ट होता है, उसको इसके अंदर डाला जाता है, फिर उसको एनारोबिक कंडीशन में डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर उस वेस्ट में से गैस निकलती है, मेनली मीथेन गैस होती है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, बायोगैस बोला जाता है। तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं, वेस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। काफ़ी इजी चैप्टर था, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 5 नंबर का इस बार ये चैप्टर आ रहा है और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।